बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेसन में हम एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है भाई? एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इन विच प्रोजेक्ट्स कैन बी मैनेज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन स्मॉल चंक्स ऑफ वर्क। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसमें हम जब काम करते हैं तो वो हम स्प्रिंट्स के अंदर करते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंट्स कहलाते हैं हमारे नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जिसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से स्प्रिंट्स के अंदर काम होता है। इंक्रीमेंट्स के अंदर हमने आपको क्या बताया था? इंक्रीमेंट्स में हमने आपको बताया था कि जब भी एक इंक्रीमेंट कंप्लीट होता है तो क्लाइंट के लिए कोई वैल्यूएबल चीज़ तैयार हो जाती है, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ तैयार होती है क्लाइंट के लिए, जिसको क्लाइंट बिजनेस में इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, एजाइल का भी यही प्रोसेस है मगर फर्दर रिफाइनमेंट्स के साथ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसी तरह से इंक्रीमेंट्स के अंदर जो काम होता है, जो इंक्रीमेंट एजाइल में होता है, वो उसको हम स्प्रिंट बोलते हैं, स्प्रिंट। ठीक है, एजाइल में जो काम होगा वो स्प्रिंट्स के अंदर होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि स्प्रिंट्स का जो टाइम है वो आप शुरू होने से पहले, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वो तय कर लेंगे। मसलन आपने कहा 4 वीक्स का स्प्रिंट है, तो थ्रू आउट जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा वो स्प्रिंट 4 वीक्स ही का रहेगा। आप कहेंगे 6 वीक्स का है, 8 वीक्स का है, 10 वीक्स का है, मैक्सिमम 12 वीक्स का एक स्प्रिंट हो सकता है, इससे बड़ा स्प्रिंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो 12-12 हफ्ते का मैक्सिमम आप स्प्रिंट रख सकते हैं। तो अगर 12 हफ्ते का स्प्रिंट रखेंगे तो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट आप 12 हफ्ते ही का स्प्रिंट रखेंगे। ठीक है, 12-12 हफ्ते के चंक्स के अंदर आप काम करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे अब ये एजाइल प्रोजेक्ट्स ऐड वैल्यू टू द बिजनेस इन द फ्रीक्वेंट स्मॉल डिलीवरीज ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड फीचर्स। अब यहाँ जब भी एक स्प्रिंट कंप्लीट होता है तो उसके नतीजे में जो चीजें बनती हैं उसको हम फीचर बोलते हैं। फीचर क्या होता है? फीचर एक ऐसी चीज होती है जिससे क्लाइंट को, बिजनेस को कोई ना कोई फायदा पहुंचता है, कोई ना कोई बिजनेस के यूज के लिए कोई ना कोई चीज होती है जिसको हम फीचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। एजाइल के अंदर हम फीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन के क्या फीचर्स होने चाहिए जो हमें तैयार करना है, और फीचर बाय फीचर हम तैयार करते हैं। ठीक है, अच्छा, एजाइल उस वक्त हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जब बिजनेस रिक्वायरमेंट्स तेजी के साथ चेंज हो रही हैं, बार बार बिजनेस रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। तो ऐसी सूरत में बेहतर है कि हम एजाइल टेक्निक को इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ 2 बातें हैं, स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं। एक चीज़ होता है चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, यानी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरी चीज़ होती है रिक्वायरमेंट्स का क्लियर ना होना। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गुडमुड कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। एजाइल चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करता है, मगर अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है तो क्लैरिटी देना ये एजाइल का काम नहीं है। क्लैरिटी देने के लिए हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं। क्लैरिटी, अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है आपके लिए तो फिर एजाइल आपको कोई खास मदद नहीं कर सकता, यहाँ पे आपको प्रोटोटाइपिंग करनी है। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों में फ़र्क रखिएगा कि चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए तो एजाइल सूटेबल है, और अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है और ख़ास तौर पर अननोन किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं तो फिर एजाइल हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। अच्छा, और सूटेबल नहीं है से मुराद ये नहीं कि आप एजाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप प्रोटोटाइपिंग के साथ मिलाकर एजाइल इस्तेमाल करें। ठीक है, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग अकेले में इस्तेमाल नहीं होता, प्रोटोटाइपिंग किसी दूसरे प्रोसेस मॉडल के साथ मिलकर चलता है। तो आप प्रोटोटाइपिंग को एजाइल के साथ मिलाकर चला सकते हैं ऐसी सूरत में, अगर रिक्वायरमेंट्स आपकी तकरीबन अननोन है, क्लियर नहीं है।
अच्छा, एजाइल प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं भाई? 4 से 12 हफ्ते का स्प्रिंट होता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन को प्रेफर किया जाता है वर्सेस डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन सिरे से होती ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, बट वी प्रेफर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। और उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी टीम को, जिसमें डेवलपमेंट टीम भी शामिल है, बिजनेस की टीम भी शामिल है, क्लाइंट भी शामिल है, डिसीजन मेकर, सब लोग शामिल हैं टीम के अंदर। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब के सब कोलोकेट हों। कोलोकेट का मतलब ये है कि एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे मौजूद हों। अब ये जरूरी नहीं है कि फिजिकली एक छत के नीचे मौजूद हो, इससे मुराद ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली वो एक छत के नीचे हो। बेशक क्लाइंट जापान में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है स्टेक होल्डर, और कोई एक स्टेक होल्डर पाकिस्तान में बैठा है, तो स्टिल आप काम कर सकते हैं, मगर टेक्नोलॉजिकली आपको डिफाइन करना होगा टूल्स के जरिए किस तरह से हम कोलोकेट होंगे, यानी एक ही छत के नीचे ऐसा फील हो कि डेली हमारी मीटिंग्स हो सकें, डेली हम जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम डिस्कस कर सकें, उनके सॉल्यूशंस, उनके ऊपर डिसीजंस डेली बेसिस के ऊपर ले सकें ताकि डिले ना हो। ठीक है, तो कोलोकेशन जरूरी होता है एजाइल टीम के लिए। चौथी चीज है स्पॉन्सर कमिटेड टू एजाइल प्रोसेस। स्पॉन्सर के लिए बड़ा जरूरी है कि वो एजाइल प्रोसेस के लिए कमिटेड हो, क्योंकि स्पॉन्सर कमिटेड होगा तो वो डेली बेसिस के ऊपर अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो वो हमें टाइम दे सकेगा। अदरवाइज वो हमें अगर टाइम नहीं दे पाएगा स्पॉन्सर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें स्टेक होल्डर्स से उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, डिसीजंस चाहिए होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्पॉन्सर जो है वो एजाइल प्रोसेस के साथ कमिटेड हो। रिक्वायरमेंट्स चेंज आर एंटिसिपेटेड एंड अकोमोडेटेड। ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात है एजाइल के अंदर। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? विजन फॉर द एंड गेम, ये बड़ा ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे आपको किस किस्म की प्रोडक्ट चाहिए, क्या चीज़ होगी, क्या शक्ल इख्तियार करेगी एक एप्लीकेशन। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक एजाइल प्रोसेस शुरू करें और आपका विजन एंड गेम का ना हो, आपको ये मालूम ही ना हो कि आखिर में चीज़ बननी क्या है। बस बनानी शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, जैसे जैसे फीचर्स हम तय करते जा रहे हैं, बस बनाते जाते हैं और आखिर में देखेंगे क्या चीज़ बनती है। ऐसा नहीं होता। एजाइल के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले दिन से ये मालूम हो कि एट द एंड ऑफ द डे क्या चीज़ हम तैयार करेंगे और किस किस्म की एप्लीकेशन हम तैयार करने जा रहे हैं, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। यूनिवर्सली अंडरस्टूड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, तमाम टीम मेंबर्स को मालूम होनी चाहिए कि लाइफ साइकिल क्या है हमारे प्रोजेक्ट की। रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी अंडरस्टूड। शेयर्ड एंड मैनेज स्केड्यूल होना चाहिए। वैसे तो शेयर्ड एंड मैनेज स्केड्यूल हमें नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी चाहिए, मगर एजाइल के अंदर इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। डेली बेसिस के ऊपर हमारी मीटिंग्स होती हैं और डेली बेसिस के ऊपर हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो ये तमाम टीम मेंबर्स को स्केड्यूल के बारे में अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में इल्म होना चाहिए कि ये काम होगा कैसे। डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एजाइल के प्रोजेक्ट में। अच्छा, एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर जो स्टेजेस हैं हमारे पास, जैसे कि नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे पास स्टेजेस थी, वैसे ही हमारे पास ये देखें 5 स्टेजेस हैं। एनविजन, स्पेक्युलेट, एक्सप्लोर, अडैप्ट एंड क्लोज। ये 5 स्टेजेस हैं हमारे पास और कमोवेश ये नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल से मिलती जुलती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक को। एनविजन में क्या होता है? हमें डिटरमिन करना होता है कि हमें बनाना क्या है। ठीक है, अच्छा, ये वही चीज है जैसे हम नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं। यहाँ पे यही काम है, हमें डिटरमिन करना है कि हमें बनाना क्या है। हमें टीम मेंबर्स डिटरमिन करने हैं जैसे कि हम नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करते हैं। फिर एस्टैब्लिश टीम वैल्यूज और नॉर्म्स, ठीक है, कि हमें काम किस तरह से करना होगा। डिलीवरेबल्स क्या होंगे, इसमें प्रोजेक्ट चार्टर बनेगा, स्टेक होल्डर डिफाइन होंगे, कोलैबोरेशन टूल्स डिफाइन होंगे और टीम के नॉर्म्स डिफाइन होंगे। ये सब हम करेंगे एनविजन के अंदर। ठीक है,
टीम नॉर्म्स क्या हैं भाई, कि काम कैसे हमने साथ में करना है, ठीक है। फिजिकल प्रेजेंस हमारी कहाँ होगी, किन टूल्स के जरिए हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे, किन किन वक्तों पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये इस तरह से ये टीम नॉर्म्स हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टीम नॉर्म्स में और क्या है भाई, डेली मीटिंग्स होंगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं आपने अपने साथियों के साथ, ये कुछ टीम नॉर्म्स हैं जैसे कि हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताए गए हैं। फिर इसके बाद स्पेक्यूलेट फेज आता है। स्पेक्यूलेट फेज के अंदर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फीचर बेस्ड डिलीवरी प्लान बनाते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट स्प्रिंट में क्या फीचर्स हम डिलीवर करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, थर्ड में क्या करेंगे। हम एक फीचर बेस्ड डिलीवरी प्लान तैयार कर लेते हैं, किसमें, स्पेक्यूलेट फेज में। एस्टिमेट्स हमें करने होते हैं, टाइम के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से हमें एस्टिमेट्स करने होते हैं, रिस्क हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं, फिर डिलीवरेबल्स हमें तय करने होते हैं कि इस फेज के अंदर, मतलब एक तो ओवरऑल डिलीवरेबल्स क्या होंगे, ये हमें जैसे विजन फॉर द एंड गेम मैंने आपसे कहा था, वो पहले तो पता होना चाहिए। वो फर्स्ट स्पेक्यूलेट के अंदर हम वो करेंगे कि विजन फॉर द एंड गेम भी हमें तय करना होगा। फिर उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट हमारे पास स्पेक्यूलेट होंगे, उनके अंदर हम सिर्फ उस पर्टिकुलर स्प्रिंट से मुताल्लिक प्लानिंग करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइम में पूरे प्रोजेक्ट की हम प्लानिंग करेंगे, वैसे ये रोलिंग वेव प्लानिंग होती है इसके अंदर, तो डिटेल्ड प्लानिंग नहीं होती, मगर विजन फॉर द एंड गेम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम सही मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो डिलीवरेबल्स में हम जाहिर है प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमने डेवलप करने हैं, एफर्ट एस्टीमेट क्या होगा ईच फीचर का, रिस्क इसमें क्या इन्वॉल्व है। अच्छा, स्पेक्यूलेट फेज की कंसिडरेशंस क्या हैं भाई। न्यू फीचर्स अगर आते हैं, अ फीचर इज अ स्मॉल क्लाइंट वैल्यूड फंक्शन। ये मैंने अभी आपको बताया था कि एक ऐसी चीज जिसकी क्लाइंट के लिए वैल्यू हो, बिजनेस के लिए वैल्यू हो, वो चीज फीचर कहलाती है, ठीक है। फीचर इज अ स्मॉल क्लाइंट वैल्यूड फंक्शन। एग्जाम्पल्स आर, टैक्स कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप डिस्प्ले द नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर, या आपने कोई रिपोर्टिंग की कोई नीड्स हैं, डिस्प्ले द शिपिंग नेम एंड एड्रेस ऑन द इनवॉइस, इनरोल अ स्टूडेंट इन अ कोर्स, एक्सेट्रा। ये सारे जो फीचर्स हैं जिसकी क्लाइंट एंड पर कोई वैल्यू है, क्लाइंट के एंड पर कोई वैल्यू है, वो चीज कहलाती है फीचर। अब यहाँ पे एक चीज पे गौर करें, जैसे डिजाइनिंग अ डेटाबेस, क्या ये एक फीचर हो सकता है? अगर क्लाइंट को आप इस तरह से डेटाबेस उसके हाथ में देते हैं कि वो डेटाबेस में डायरेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह कर सकता है, तो हाँ, इसको हम फीचर मान सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट उसके हाथ में इस तरह डेटाबेस नहीं देते और किसी एप्लीकेशन के थ्रू वो इंसर्ट अपडेट डिलीट करता है, तो डेटाबेस डिजाइन करके क्लाइंट को दे देना ये फीचर नहीं होगा। फीचर के लिए जरूरी है कि क्लाइंट उसको इस्तेमाल कर सके, बिजनेस उसको इस्तेमाल कर सके। अच्छा, अब क्या होता है कि जो फीचर्स हम तय करते हैं, जितने भी 50-60 फीचर हमने तय किए, शॉर्टलिस्ट किए, तो हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट को हम बोलते हैं बैकलॉग लिस्ट, ठीक है। जो लिस्ट होती है फीचर्स की, लिस्ट ऑफ फीचर्स की, वो कहलाती है हमारे पास बैकलॉग लिस्ट। उस बैकलॉग लिस्ट से हर स्प्रिंट के अंदर हम फीचर तय करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में हमें कौन कौन से फीचर्स एड्रेस करने हैं, ठीक है। ये काम हम करते हैं किसमें, स्पेक्यूलेट फेज में, ठीक है। फर्स्ट स्पेक्यूलेट फेज में हम शॉर्टलिस्ट करेंगे फीचर्स कि हमें किन किन फीचर्स पे काम करना है।
सेकंड स्प्रिंट में हम तय करेंगे दोबारा कि अब हमें किन फीचर्स पे काम करना है। ये भी पॉसिबल है कि पिछले स्प्रिंट के कुछ फीचर्स इनकम्प्लीट रह गए हों, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि इसमें टाइम जो है वो फिक्स है। अब 4 वीक्स का टाइम है, आपने 4 ही वीक्स में करना है। हो सकता है 4 वीक्स के अंदर आपके कुछ फीचर्स रह जाएं। ऐसी सूरत में ये नहीं है कि हम स्प्रिंट को बढ़ा देंगे, नहीं, हम स्प्रिंट को क्लोज कर देंगे अपने टाइम पर। अब जो फीचर्स रह जाएंगे वो नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए हम प्लान कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्प्रिंट जब शुरू होगा तो उसमें हम तय करेंगे कि पिछले स्प्रिंट के जो फीचर्स रह गए हैं वो भी रखे जाएं, या उनमें से कौन कौन से फीचर रखे जाएं या बिल्कुल ना रखे जाएं, और नए फीचर्स इस वक्त चूंकि चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, कुछ और फीचर्स की अहमियत ज्यादा हो गई है तो हमें दूसरे फीचर्स उठा लेने चाहिए। तो ये जो सब कुछ है ये हम तय करते हैं किसमें, स्पेक्यूलेट फेज, ठीक है। अच्छा, जब फीचर लिस्ट आ जाती है हमारे पास, आफ्टर गेटिंग अ फीचर लिस्ट विच इज रिव्यूड, प्रायोरिटाइज एंड एग्रीड बाय द स्पॉन्सर, you estimate the work effort, verify if the estimates are correct, and develop the iteration, milestone and release plan, ठीक है। First speculate takes longer for all agile projects, ठीक है। पहला जो speculate होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है कंपेयर टू जो subsequent speculates होंगे जितने भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्लोर फेज। एक्सप्लोर फेज में एक्चुअल हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट और आर्टिफैक्ट्स बनाना शुरू करते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन बिटवीन बिजनेस एंड टेक्निकल पीपल। डेली स्टैंड अप मीटिंग्स होती हैं, हर रोज 15 से 30 मिनट की मीटिंग होनी चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं। 15 से 30 मिनट, ये नहीं घंटों की मीटिंगें चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 15 से 30 मिनट की मीटिंग होगी एवरी डे। इस मीटिंग में हम इश्यूज रिजॉल्व नहीं करेंगे, याद रखिएगा इस बात को। ये जो मीटिंग्स हो रही हैं ये इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए नहीं होंगी, बल्कि ये मीटिंग किस चीज के लिए होती है कि हमने कल क्या अचीव किया, कल कितना काम हमने कर लिया, आज का हमारा क्या प्लान है, और काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें किसी किस्म की मदद, किसी किस्म की रिसोर्सेस की नीड है तो वो उसको आइडेंटिफाई किया जाए। इसके अलावा हम पीयर रिव्यूज करते हैं, ठीक है। डेली इंटरेक्शंस टीम मेंबर्स की होगी, टेस्टिंग होगी। ये सारे जो काम है ये हमारे एक्सप्लोर फेज के अंदर होते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर फेज ही के अंदर ये जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका काम है कि प्रोग्रेस को ट्रैक करना, ठीक है। फीचर बोर्ड एक है जिसके अंदर, जैसे कि मैंने इससे पहले अर्ज की थी आपसे, एक फीचर की एक बैकलॉग लिस्ट होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक फीचर बोर्ड होता है जिसके अंदर करंट स्प्रिंट के अंदर जो फीचर्स चल रहे होते हैं वो हम उसमें लिख के रख लेते हैं कि भाई ये फीचर्स इस वक्त चल रहे हैं। कोई फीचर अगर लेट हो रहा है, कोई इश्यूज आ रहे हैं तो क्या हैं वो इश्यूज, क्यों लेट हो रहा है, कोई एडजस्टमेंट्स आपने करनी है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं उसके अंदर। फिर आप एक इशू रजिस्टर बनाते हैं। इशू रजिस्टर्स के अंदर हम इश्यूज जो भी आते जा रहे होते हैं किसी भी स्प्रिंट के अंदर उनको हम लिखते जाते हैं, और टाइम के ऊपर हमें फेज को क्लोज करना होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा फेज जो शुरू होता है एक्सप्लोर के बाद, अच्छा याद रखिएगा एक्सप्लोर के फेज में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी जो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रैक करना है और कंट्रोल करना है। यानी कि मॉनिटर करेंगे आप थ्रू आउट के जो चीजें हैं वो वक्त के मुताबिक, प्लान के मुताबिक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और अगर नहीं चल रही हैं तो करेक्टिव एक्शंस क्या हो सकते हैं, और जो करेक्टिव एक्शंस होंगे वो यकीनन एक थ्रेशोल्ड के बाद आप करेक्टिव एक्शंस लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है एडैप्ट फेज। एडैप्ट फेज में हम क्या करते हैं, हम फाइनल रिव्यू करते हैं फीचर्स का, ठीक है। हर स्प्रिंट के अंदर ये सारे फेजेस होते हैं। तो अब जब आपका स्प्रिंट 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, जो भी स्प्रिंट चल रहा होगा, जब हम एक्सप्लोर फेज कंप्लीट करेंगे तो हम फिर एक एडैप्ट फेज में आएंगे। फाइनल रिव्यू ऑफ फीचर्स, उसमें हम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑन परफॉर्मेंस,
परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, टीम की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। लेसन्स कैप्चर किए जाते हैं कि भाई जो हमने लेसन्स लर्न की बात की थी इससे पहले नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे हर स्प्रिंट के अंदर हम एक लेसन्स को जो भी हम लर्न करेंगे वो हम मेंशन करेंगे, एक बुक के अंदर लिखेंगे। और एडजस्ट फ्यूचर स्प्रिंट प्लान्स, फ्यूचर स्प्रिंट प्लान्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा हमें। देखेंगे भाई टीम की परफॉर्मेंस 70% अगर चल रही है तो ऑटोमेटिकली हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम कितना काम एक स्प्रिंट में कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए हमें काम फिर हम कम उठाएंगे, ठीक है, कम फीचर्स उठाएंगे, वो देखकर उठाएंगे कितने एफर्ट्स हमें चाहिए। तो ये सब चीजें हैं एडजस्ट फ्यूचर स्प्रिंट प्लान्स। अच्छा, इसके साथ साथ हम एडैप्ट में क्या करेंगे, एडैप्ट में हम कस्टमर से रिव्यू लेंगे प्रोडक्ट के बारे में जो भी हम उसको डिलीवर कर रहे हैं, और उससे कंफर्मेशन लेंगे। फिर उसके बाद लेसन्स लर्न डिस्कशंस वो जरूरी हैं, वैलिडेट करेंगे बिजनेस बेनिफिट्स को। और इसके बाद हम फ्यूचर स्प्रिंट्स के लिए एडिंग और रिमूविंग फीचर्स वो तय कर सकते हैं, एस्टिमेट्स देख सकते हैं, मॉडिफाइंग द डेली स्टैंड अप एजेंडा वगैरह वगैरह। फ्यूचर स्प्रिंट्स के लिए चेंजिंग टीम मेंबर्स, अपडेटिंग रिस्क रजिस्टर, मॉडिफाइंग प्रोसेस इफ रिक्वायर्ड, मेक योर टीम रेडी फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोजर है, फर्स्ट स्प्रिंट का क्लोजर है, इसके अंदर इंश्योर ऑल डिलीवरेबल्स आर कंप्लीटेड, फाइनलाइज लेसन्स लर्न, क्या सीखा आपने इस पूरे स्प्रिंट के अंदर, ठीक है। क्लोजिंग फेज में हम क्या क्या देखते हैं भाई, वेंडर्स को पेमेंट्स हो गई हैं नहीं हो गई हैं, और फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह हम उसमें देखते हैं, रिकंसाइल करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को, सारी चीज़ें सही हैं, कहीं कोई ऊंच नीच तो नहीं है। रीडिप्लॉय पीपल टू अदर प्रोजेक्ट्स और वर्क एक्टिविटीज। फिर कम्युनिकेटिंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट रिजल्ट एंड लेसन्स लर्न। रिस्क विद एजाइल, लार्जर टीम्स। एजाइल के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी टीम्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। टिपिकल एजाइल टीम के जो होती है उसका साइज तकरीबन 9 से 12-15 टीम मेंबर्स या मैक्सिमम लेस देन 20 टीम मेंबर्स इस्तेमाल होते हैं। इससे ज़्यादा टीम मेंबर्स अगर आप लेकर जाएंगे तो आपके लिए कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट एजाइल जो है वो बहुत बड़ी टीम्स के साथ हम कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। स्केड्यूल, अच्छा ये हमारे पास रिस्क हैं सारे। एक तो लार्जर टीम्स, ये एक रिस्क हो सकती है एजाइल में। टू एम्बिशियस अ स्केड्यूल, स्केड्यूल हमने काफ़ी टाइट किस्म का बना लिया है, इस किस्म का बना लिया है कि उसमें हमारे पास ज़रा सी भी कुछ जगह नहीं है, तो ये हमारे लिए रिस्क हो सकता है एजाइल में। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि नॉट हैविंग डिसीजन मेकर्स ऑन द टीम। डिसीजन मेकर्स का होना ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस के जो लोग हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है हमारे एजाइल के स्प्रिंट के अंदर, ठीक है, ताकि जब भी हमें डिसीजन की ज़रूरत पड़े किसी भी मैटर के ऊपर तो फौरी तौर पर डिसीजन मेकर्स जो हैं वो अवेलेबल हों, बिजनेस के जो स्पॉन्सर्स हैं वो अवेलेबल हों। अच्छा, डिफरेंसेस क्या हैं बिटवीन एजाइल एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। हाई लेवल स्कोप, एजाइल के अंदर हम हाई लेवल स्कोप लेकर चलते हैं। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है हम हाई लेवल स्कोप लेकर चलें या डिटेल्ड स्कोप। नॉर्मली हम कुछ ना कुछ शुरू में तो हम हाई लेवल स्कोप ही रखते हैं नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी, और एजाइल के अंदर भी हम हाई लेवल स्कोप ही रखेंगे, मगर जो डिटेल्स हैं वो हर स्प्रिंट के अंदर तय होगी। नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें प्लानिंग के अंदर थोड़ी डिटेल्स रखनी पड़ती हैं
क्योंकि अगर हम ज्यादा डिटेल नहीं रखेंगे, देखें यहाँ पे एक छोटा सा फर्क है जो आप इसको समझें एजाइल के अंदर और नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है। एजाइल जो है, जो मेजर फर्क है एजाइल में और एक नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो ये है कि एजाइल में टाइम भी फिक्स्ड है और कॉस्ट भी फिक्स्ड है। ये दो चीजें फिक्स्ड हैं, टाइम और कॉस्ट, ये फिक्स्ड है। जो चेंजेबल चीज है वो है स्कोप, ठीक है। टाइम और कॉस्ट फिक्स है, यानी आपने 10 लाख का प्रोजेक्ट बनाना है तो वो 10 ही लाख में बनेगा, ठीक है। और जितने अरसे में बनाना है, 6 महीने में बनाना है, वो 6 ही महीने में बनेगा। ये दो चीजें चेंज नहीं होगी। चेंज क्या हो रहा होगा? उसका स्कोप। अगर हमें जरूरत महसूस होगी तो स्कोप उसका कम हो जाएगा, स्कोप चेंज होता रहेगा, वगैरह वगैरह। ये सारे काम जो हैं ये स्कोप के ऊपर हो रहे हैं। नॉर्मल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें हमारा फोकस स्कोप के ऊपर होता है। आपने गौर किया होगा, नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ज्यादा फोकस हमारा स्कोप के ऊपर होता है। वैसे तो हम सारी चीजें लेकर चलते हैं, मगर हम चाहते हैं कि स्कोप हमारा हर हाल में कंप्लीट हो। एजाइल में हम स्कोप जो है वो चेंजेबल है, जबकि टाइम और कॉस्ट फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहां पे यही चीज है कि स्कोप डिटेल्स आर एडजस्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हम ज्यादा रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे स्कोप की एस्टिमेशंस रखेंगे तो आपको अंदाजा है कि रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 50% से 200% तक चेंज हो सकता है। उससे हमारा जो ओवरऑल जो टाइम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए कोशिश की जाती है नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ओवरऑल जो स्कोप है वो इतना ज्यादा रफ उसके एस्टिमेशंस ना हो, उसकी बेहतर एस्टिमेशंस हो, इतनी हो कि 10-15% बस ऊंच नीच होने का चांस हो, जिसको हम हैंडल कर सकें। फिर है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस थ्रू मल्टीपल आइटरेशंस। प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस होगी वो मल्टीपल आइटरेशंस के जरिए होगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच स्प्रिंट द टीम डिसाइड्स व्हाट डायरेक्शन शुड दे टेक इन द नेक्स्ट आइटरेशन, ठीक है। हर आइटरेशन के अंदर वो कुछ फीचर्स बनाएंगे। अब चूंकि छोटे छोटे चंक्स के अंदर वो चीजें बना रहे हैं तो यहाँ पे चांसेस हैं कि अगर बिजनेस में चेंज आता है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स में चेंज आता है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इनफ स्पेस होगी कि आप उसको अकोमोडेट कर सकें। हाउएवर ये चीज ध्यान में रखें कि अगर आप ऑलरेडी एक फीचर पे काम कर चुके हैं और अब बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है और नेक्स्ट टाइम अब आपको उस फीचर को चेंज करना है, तो इस मामले में एजाइल आपकी कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकता। ये तो समझे एक चीज बन चुकी है, अब आप उसको चेंज करेंगे तो जिस तरह नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको तकलीफें होती हैं, इसी तरह की तकलीफें आपको एजाइल में भी फेस करनी होंगी। एजाइल आपको सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट करता है कि एक फीचर आपने अभी नहीं बनाया है, हो सकता है बिजनेस से चेंज की नीड आए, डिमांड आ जाए वहां से चेंज की, तो ऐसे में अभी फीचर बना ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जब हम बनाएंगे तो जो भी चेंज्ड डिमांड होगी उसके मुताबिक बनाएंगे, ठीक है। तो यूं एजाइल जो है वो चेंज को सपोर्ट करता है, क्योंकि हम छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, आइटरेशंस के अंदर हम काम कर रहे हैं। टीम्स जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होंगी, ठीक है। जाहिर है अगर सारी टीम जो है वो ये भी एजाइल में पॉसिबल है कि एक ही छत के नीचे ना हो, मतलब एक छत के नीचे मतलब फिजिकली एक छत के नीचे ना हो, तो जाहिर है फिर वो टीम के लिए सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होना भी जरूरी है और तमाम टीम मेंबर्स के लिए जिम्मेदार होना, ज्यादा जिम्मेदार होना जरूरी है कंपेयर टू नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक्सटेंसिव कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जरूरी है एजाइल के अंदर, इसके बगैर आप एजाइल प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं FIP में ये कहते हैं जी हमने एजाइल पे काम किया, एजाइल में काम किया, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई एजाइल में आपने अगर काम किया तो कस्टमर क्या आपके साथ था हर वक्त? हर रोज आपकी कस्टमर से मीटिंग होती थी, जब भी आपको डिसीजन लेना होता था इमीडिएटली क्या आपको अवेलेबल होता था? अगर तो अवेलेबल होता था तो फिर तो हम कह सकते हैं कि हाँ कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है तो ये एक एजाइल प्रोजेक्ट है। लेकिन नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता नहीं है, और ये मैंने जैसे कि पहले अर्ज की कि जब तक कस्टमर की डेडिकेशन ना हो, कस्टमर पूरी तरह से तैयार ना हो एजाइल के लिए, आप प्रोसेस को एजाइल इस तरह से नहीं बना सकेंगे। एजाइल क्यों इतना ज्यादा फायदेमंद है भाई, और क्यों कस्टमर इसको
कस्टमर के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें कस्टमर जो है ना वो असल में ड्राइव कर रहा है पूरे प्रोजेक्ट को। हर स्प्रिंट के अंदर फीचर्स को तय कौन करेगा? कस्टमर की मदद से आप तय करेंगे, ठीक है। हर स्प्रिंट के अंदर चेंज आएगा, जो भी चीजें आएंगी नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर उसको आप अकोमोडेट करेंगे तो कस्टमर की डिमांड के ऊपर। तो इमीडिएटली कस्टमर जो है वो एक ड्राइवर सीट के अंदर है, ठीक है, ड्राइव कर रहा है आपके पूरे प्रोजेक्ट को। क्विक रिएक्शन टू चेंजिंग मार्केट एंड नीड्स, विजिबिलिटी ज्यादा है एप्लीकेशन के अंदर। आपका 4 हफ्ते का स्प्रिंट है, हर 4 हफ्ते में कस्टमर को कुछ नजर आएगा। सेल्फ मैनेज टीम्स हैं, प्लान एज यू गो, यानी कि आपने 100 फीचर्स तय किए, 10 स्प्रिंट्स आपने तय किए, हर स्प्रिंट में 10 फीचर्स आपने तय किए। अब क्या होगा कि हर जब स्प्रिंट आप शुरू करेंगे आप अब सेट करेंगे कि कौन कौन से फीचर मुझे इस स्प्रिंट में करने हैं। तो प्लान एज यू गो कि अभी हमें इस स्प्रिंट के अंदर हमें क्या चीजें कंप्लीट करनी है। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस होता है एजाइल के अंदर। ट्रिपल कंस्ट्रेंट की मैंने बात की थी, ये देखें स्कोप जो है फ्लेक्सिबल है एजाइल के अंदर, कॉस्ट और टाइम फिक्स्ड है, ठीक है। जब पैसे खत्म हो जाएंगे प्रोजेक्ट हम उसी वक्त रोक देंगे। नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हमें फिर कस्टमर के पास, स्टेक होल्डर्स के पास हमें जाना होता है कि जनाब हमें एडिशनल पैसे चाहिए। लेकिन एजाइल में ऐसा नहीं है। एजाइल में हमें कस्टमर के पास नहीं जाना, टाइम तय है, कॉस्ट तय है, ठीक है, स्कोप तय नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में स्कोप कम कर देंगे, ठीक है। और अगर कस्टमर कहेगा नहीं जी ये चीज मुझे लाजमी चाहिए, तो फिर उससे कहेंगे जनाब और गुड़ डालें और कॉस्ट इसमें ऐड करें प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, अप्रूव करें। अच्छा, स्क्रम जो है एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है एजाइल का। वही इसकी चीजें हैं सारी जो एजाइल की हैं। ट्रांसपेरेंसी है, विजिबिलिटी टू ऑल कंसर्न, inspection how well we are doing, and adaptation being agile. Transparency, inspection and adaptation, ये तो agile ही के पिलर्स हैं बेसिकली। अब स्क्रम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम डिस्कस कर लें ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। डेली स्क्रम, इससे क्या मुराद है? डेली टाइम बॉक्स्ड इवेंट, टाइम बॉक्स इवेंट ऑफ 15 minutes or less for the development team to replan the next day of the development work during a sprint. Updates are reflected in sprint backlog. याद रखिएगा मैंने जैसे आपसे अर्ज की थी 15 से 30 मिनट की मीटिंग हो सकती है एजाइल में पर डे कि आज के कल क्या हुआ जो गुजर गया कल, आज हमने क्या करना है, और इसको करने के लिए हमें किसी किस्म की कोई मुश्किलात, कोई रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स, कोई ऐसी चीज जो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसको हमें चाहिए नहीं चाहिए वगैरह, इस किस्म की जो भी आज की जो चीजें हैं जो हमने आज काम करना है वो हम डिस्कस करते हैं। याद रखिए स्क्रम के अंदर 15 मिनट फिक्स्ड हैं। एजाइल में 15 से 30 मिनट हो सकते हैं, लेकिन स्क्रम के फ्रेमवर्क में 15 मिनट फिक्स कर दिए गए हैं। तो अब ये 15 मिनट से बढ़ेंगे नहीं, 15 मिनट से कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। डन क्या है? अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस that software must live up to in order to be releasable into production managed by the development team, ठीक है। हम डन किसको कहेंगे भाई? कि a shared understanding of expectations that software must live up to in order to be releasable into production। सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन में जाने के लिए जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्कोप की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चीजें हैं, क्या वो कंप्लीट हो गई हैं? अगर वो कंप्लीट हो गई हैं डेवलपमेंट टीम की तरफ से, तो फिर ये कहा जाएगा कि हाँ ये अब एप्लीकेशन डन है। डेवलपमेंट टीम कौन सी है? डेवलपमेंट टीम जो कि एप्लीकेशन बिल्डअप कर रही है वो डेवलपमेंट टीम है। इंक्रीमेंट एक स्प्रिंट होता है, पीस ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर दैट एड्स टू प्रीवियसली क्रिएटेड इंक्रीमेंट्स वेयर द सम ऑफ ऑल इंक्रीमेंट्स एज अ होल फॉर्म अ प्रोडक्ट, ठीक है। स्प्रिंट इज अ टाइम बॉक्स इवेंट ऑफ 30 days। अब देखें स्क्रम के अंदर 30 दिन फिक्स कर दिए गए हैं
30 डेज का स्प्रिंट होगा, 30 या इससे कम, 15 दिन का भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है कि आप कितने दिन का एक टाइम बॉक्स इवेंट बनाते हैं। तो स्प्रिंट 30 डेज का होगा। स्प्रिंट इज एन इंक्रीमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट एक जनरल टर्म है, स्प्रिंट एक स्पेसिफिक टर्म है एजाइल के लिए। तो टाइम बॉक्स इवेंट ऑफ 30 डेज और लेस दैट सर्व्स एज अ कंटेनर फॉर द अदर स्क्रम इवेंट्स एंड एक्टिविटीज। स्प्रिंट्स आर डन कंसेक्यूटिवली विदाउट इंटरमीडिएट गैप्स। एक स्प्रिंट और दूसरे स्प्रिंट के दरमियान कोई गैप नहीं होगा। ये नहीं कि छुट्टियां मिल गई बीच में अपना आराम करने चले गए सारी टीम। स्प्रिंट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग क्या चीज है? हर स्प्रिंट के अंदर हम फीचर्स तय करते हैं कि इस स्प्रिंट में हमने क्या फीचर्स करने हैं, ये चीज कहलाती है स्प्रिंट बैकलॉग। और एक चीज होती है प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग वो लिस्ट होती है जिसमें हम ये तय करते हैं कि इस पूरी प्रोडक्ट में हमने क्या 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 फीचर्स बनाने हैं, वो चीज कहलाती है प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक है। स्प्रिंट की प्लानिंग, स्प्रिंट की प्लानिंग हमने इससे पहले भी बताया था। स्क्रम के अंदर जो स्प्रिंट की प्लानिंग है वो एक टाइम बॉक्स इवेंट है और कितनी देर का इवेंट है? 8 घंटे का इवेंट है, मैक्सिमम 8 आवर्स और लेस। 8 घंटे से ज्यादा प्लानिंग में नहीं लगने चाहिए किसी भी स्प्रिंट की, ठीक है। तो ये जो प्लानिंग होगी ये 8 घंटे की होगी टू स्टार्ट अ स्प्रिंट। इट सर्व्स फॉर द स्क्रम टीम टू इंस्पेक्ट द वर्क फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग दैट्स मोस्ट वैल्यूएबल टू बी डन नेक्स्ट एंड डिजाइन दैट वर्क इनटू स्प्रिंट बैकलॉग। अब यहाँ पे क्या है कि स्प्रिंट की प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, 8 घंटे की जो प्लानिंग है इसमें हम ये तय करेंगे कि प्रोडक्ट बैकलॉग के कौन से फीचर्स अभी हमें इमीडिएटली चाहिए, उनको निकालकर हम स्प्रिंट बैकलॉग में डाल देंगे ताकि उस करंट स्प्रिंट के अंदर उन फीचर्स के ऊपर काम हो सके और वो फीचर्स कंप्लीट हो सके, ठीक है। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, इससे क्या मुराद है? टाइम बॉक्स इवेंट ऑफ 3 आवर्स और लेस टू एंड अ स्प्रिंट, ठीक है। अडैप्ट का फेज है जिसमें हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। इट सर्व्स फॉर द स्क्रम टीम टू इंस्पेक्ट द पास्ट स्प्रिंट and plan for improvements to be enacted during the next sprint, ठीक है। ये कहलाता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। इसमें 3 घंटे का ये मैक्सिमम हो सकता है टाइम बॉक्स इवेंट का, 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। स्क्रम बोर्ड, एक बोर्ड होता है जिसमें स्प्रिंट को मैनेज करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो स्क्रम मास्टर की तरफ से पोस्ट की जाती है। बल्कि स्क्रम मास्टर क्या, स्क्रम टीम भी उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन, अपना इनपुट डाल सकती है। स्क्रम मास्टर क्या है? जैसे नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजर होता है इसी तरह से स्क्रम मास्टर होता है। The role within a Scrum team accountable for guiding, coaching, teaching, and assisting a Scrum team and its environments in a proper understanding and use of Scrum. ठीक है, ये कहलाता है Scrum Master. Scrum की टीम self organizing team consisting of a product owner, development team and Scrum Master. याद रखिएगा जब हम Scrum टीम का जिक्र करेंगे तो ये तीनों चीजें उसमें शामिल होंगी। उसमें प्रोडक्ट का ओनर भी होगा, डेवलपमेंट टीम भी होगी और प्रोजेक्ट मैनेजर या स्क्रम मास्टर ये भी होगा, तीनों हो गए। स्क्रम की वैल्यूज भाई कमिटमेंट, फोकस, ओपननेस, रिस्पेक्ट एंड करेज। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हैपेंस विद इन द बाउंड्रीज एंड अगेंस्ट गिवन गोल्स। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि अपनी पसंद से जैसे आप चाहें काम करना शुरू कर दें, विद इन द बाउंड्रीज जो कि डिफाइंड है उसके अंदर ही हम काम करेंगे। Teams choose how best to accomplish their work rather than being directed by others outside the team, ठीक है।
स्क्रम के जो हमारे पास रोल्स हैं, एक तो प्रोडक्ट का ओनर है, वो उसने देखना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की कैसे होगी, क्या होगा, उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है सारी फाइनल, और ये जो है फोकस्ड होगा व्हाट के ऊपर, हाउ पे नहीं होगा। हाउ पे तो टीम होगी फोकस कि किस तरह से अचीव करना है, ये बताएगा कि उसको चाहिए क्या। ये व्हाट के ऊपर फोकस्ड होगा प्रोडक्ट का ओनर। स्क्रम डेवलपमेंट टीम क्या है? क्रॉस फंक्शनल ग्रुप है, इसमें हर किस्म के लोग होंगे, जाहिर है डिजाइनर्स भी होंगे, प्रोग्रामर्स भी होंगे, इसमें हर किस्म के जो भी उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हर किस्म के लोग होंगे। क्रॉस फंक्शनल ग्रुप होगा। अटेम्प्ट टू बिल्ड अ पोटेंशियली शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट एवरी स्प्रिंट। ठीक है, स्क्रम डेवलपमेंट टीम हर स्प्रिंट के अंदर एक शिपेबल प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके डिप्लॉय करेगी, और इसके अंदर कोलैबोरेशन लाजमी तौर पे चाहिए और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए टीम। अदरवाइज एजाइल के अंदर काम करना, वैसे ही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स होती हैं, काम करना मुश्किल होता है। स्क्रम मास्टर का रोल क्या करता है? अंडरस्टैंड रूल्स ऑफ स्क्रम एट एन एक्सपर्ट लेवल। ये एक कोच का किरदार अदा करता है बाकी तमाम टीम मेंबर्स के लिए, और उनको गाइड करता है किस तरीके से स्क्रम के फ्रेमवर्क के अंदर सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, लोगों को नहीं। जैसे नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोगों को भी मैनेज कर रहे होते हैं, स्क्रम के अंदर हमें लोगों को मैनेज नहीं करना, प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। ठीक है, मगर यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि जैसे मैं पहले भी बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होना जरूरी है टीम के लिए। ऐसी टीम जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नहीं है वो एजाइल के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि तमाम टीम मेंबर्स के लिए हाईली क्वालिफाइड होना और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होना जरूरी है। ठीक है, ये एक अदद डायग्राम है स्क्रम को, इसके प्रोसेस को शो कर रही है। ये देखें, ये प्रोडक्ट बैकलॉग है हमारे पास। यहाँ पे प्रोडक्ट बैकलॉग में से हमने स्प्रिंट बैकलॉग निकाली कि इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में जो कि 30 दिन का है, हम क्या क्या अचीव करेंगे, क्या क्या फीचर्स हम कंप्लीट करेंगे। 30 दिन का हम ये स्क्रम चला रहे हैं स्प्रिंट जो है, और उसके बाद एक वर्किंग इंक्रीमेंट जो है वो हम डिलीवर करेंगे बिजनेस को। ठीक है, ये स्क्रम की एक अदद डायग्राम है जो कि स्क्रम के पूरे प्रोसेस को समझा रही है आपको। आर्टिफैक्ट, स्प्रिंट बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग, ये आपको पता ही है। अच्छा, यहां तक हम इस लेसन को कंप्लीट करते हैं। यहां से आगे से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।